आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है बेसिकली बंधुत्व जाति और वर्ग चैप्टर है। आरंभिक समाज जो स्टार्टिंग में जो सोसाइटी थी, समाज था जो हमारा, वो कैसा था उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक बात कहूँगी कि आजकल जो आप लोग देख रहे होंगे कि टीवी पे महाभारत जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो प्लीज़ इस चैप्टर्स के लिए जो है उसको देखिएगा एक बार ज़रूर, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स जो है वो दो ही जगह से देखने को मिलेंगे। एक सातवाहन शासक है, जिसके से रिलेटेड मुझे याद नहीं है कि कोई भी टीवी सीरियल जो है बना हो, तो और दूसरा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा महाभारत के टाइम का। ठीक है, तो महाभारत का एग्जाम्पल आप इजीली जो है टीवी पे देख पाओगे और देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, तो वो देखिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर के लिए बहुत मदद मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से कि स्पष्ट कीजिए कि जो विशिष्ट परिवार है, जो अमीर परिवार थे जिन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया हुआ था, ऐसे परिवारों में पितृवंशिकता जो है महत्वपूर्ण रही होगी। तो जब हम आरंभिक समाज की बात करते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं, बहुत सारी जो है कहानियों के बारे में या ग्रंथों के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पितृवंशिकता जो है वो ज़रूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और पितृवंशिकता होती क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी वंश परंपरा होती है जहाँ पे फैसले लेने का अधिकार, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, वो पहले पिता की होती है, फिर उसके पुत्र की, फिर उसके पुत्र की मतलब पौत्र की, फिर परपौत्र की। मतलब एक पुरुष से जो है आगे जो पावर होगी वो अगले पुरुष के पास ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समाज को हम पितृवंशिकता कहते हैं। और आरंभिक समाज में हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि महाभारत काल का जो समाज था, वहाँ पे कौरवों और पांडवों के मध्य जो है संघर्ष ही किस लिए हुआ था कि भूमि और सत्ता जो पावर है उसका इस्तेमाल जो है कौन करेगा। और जब पांडव इसके जीत गए थे युद्ध को, तो यही हुआ था कि उनके भी जो है पांडवों के बाद जो है उनके ज्येष्ठ पुत्र, मतलब जो बड़ा पुत्र होता है, जो एक तरीके से पहला संतान होती, पहला पुत्र होता है, उसी को जो है सारी पावर मिलती है। परंतु अगर मैं ये बोलूँ कि हमेशा ही यही चीज़ देखने को मिली है हमें आरंभिक समाज में, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हमेशा ही पितृवंशिकता को जो है एक तरीके से महत्व नहीं देते थे। इसके अलावा भी हमें कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, देखिए पहला एग्जाम्पल ही दे रखा है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे पुत्र ना नहीं हो, तो वो क्या करते थे राजा कि अपने भाई का जो पुत्र होता था, एक भाई दूसरे भाई के उत्तराधिकारी को, उसका बेसिकली अब उसके पुत्रों को जो है अपनी संपत्ति दे दिया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि रिश्तेदार जो होते थे वो भी सत्ता का उपभोग करते थे, अपने पावर को जो है कंट्रोल करते थे, राजा की जैसी शक्तियाँ होती है। इसके साथ साथ हमें पितृवंशिकता के साथ साथ मातृवंशिकता का भी उदाहरण मिलता है। जैसे प्रभावती गुप्त जो है, उन्होंने जो है अपने विवाह के पश्चात जो है सत्ता का उपभोग किया था। ठीक है, इसके साथ साथ आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कि पितृवंशिकता के प्रति रुझाव जो है ब्राह्मण वर्गों को में भी देखने को मिलता है। जैसे कि संघ और कर्ण वंश में जो है मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे, बेसिकली मौर्य साम्राज्य के बाद जो समय आया, वहाँ पे भी जो है, वहाँ पे भी हमें पितृवंशिकता ही देखने को मिलती है, जबकि ये ब्राह्मण थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी स्पष्ट था कि क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी, मतलब कि सिर्फ क्षत्रिय ही वर्ग में जो है पितृवंशिकता देखने को मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के अलावा जो ब्राह्मण कुल के थे या निम्न कुल के भी जो माने जाते हैं ऐसे शासक, ऐसे राजा, उन्होंने भी जो है पितृवंशिकता का ही अनुसरण किया है कई जगहों पे। इन उदाहरणों से स्पष्ट था कि पितृवंशिकता का पालन जो है वो किसी एक वंश द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि ज़्यादातर लोगों द्वारा ही किया गया। लेकिन ऐसा है कि सबने यही चीज़ जो है फॉलो की, ऐसा भी नहीं है। कुछ खास परिस्थितियों में जो है महिलाओं ने या सगी संबंधियों ने जो है उसका इस्तेमाल किया, मतलब राजा बने और राज किया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ऐसा भी देखा जाता है कि सिर्फ क्षत्रिय ही, क्योंकि आपको ही पता है कि हम, अगर मैं पुराने समाज की बात करूँ तो जो समाज था वो जो है 4 वर्गों में डिवाइडेड था। सबसे पहले ब्राह्मण, देन क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऐसा था कि हर किसी का काम अलग अलग था। ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, क्षत्रिय से जो है एक तरीके से राज करते थे, शासन करते थे, रक्षा करते थे, और इसके साथ वैश्य व्यापार वगैरह के लिए किए जाते थे, और शूद्र इन सबकी सेवा करते थे। तो इसमें इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ऐसा था कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा होते थे, दूसरे कोई जो है एक तरीके से वर्ग का जो है वो राजा नहीं होता था। तो इसमें था कि वे लोग जो शास्त्रों को चलाने में निपुण थे, उन्हें जो एक तरीके शस्त्रों में को चलाने में निपुण थे,
बहुत एक्सपर्ट थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, क्योंकि उन्हें जो है शस्त्रों का ज्ञान होता था। ठीक है, क्षत्रिय गांवों पर शासन करते थे और इन्हें उच्च कुल का माना जाता था। बेसिकली सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे तो ब्राह्मण को माना जाता था, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता था तो क्षत्रिय थे, ये भी उच्च कुल के ही माने जाते थे। आरंभिक समाज की बात करें तो क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे। जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो पांडव कौरव क्षत्रिय वर्ण के ही थे, और इसके साथ साथ ब्राह्मणों द्वारा भी जो है एक तरीके से बनाए गए नियमों का अनुसरण ही करते थे। ये सारे जो है ब्राह्मण जो भी नियम बनाते थे उसी को फॉलो करते थे। परंतु हमें कई ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो दूसरे वर्ण के लोग थे उन्होंने भी सत्ता का उपभोग किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सत्ता का उपभोग नहीं किया। मौर्य वंश में जो है हमें पता चलता है कि मौर्य वंश के बाद जो है जो एक तरीके से ब्राह्मणीय ग्रंथ हमें मिलते हैं जिन्हें निम्न कुल का कहा गया था, जबकि इसके उत्तराधिकारी कौन थे? शंकु और कर्ण थे। कि बाद में जो है कर्ण जो ब्राह्मण था उन्होंने जो है इस वंश को आगे बढ़ाया, एक तरीके से इनके बाद जो है सत्ता का उपभोग किया। शक जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। ब्राह्मण उन्हें क्या कहते थे? मलेच्छ कहते थे, बर्बर कहते थे। मतलब उन्हें जो है कहीं दूर से आया हुआ मानते थे और उन्हें निम्न जाति का मानते थे, और फिर भी इन्होंने जो है भारत पे राज किया। सातवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में शासन किया। उन्होंने स्वयं को क्या कहा? ब्राह्मण कहा। परंतु कहा जाता है कि सुदर्शन सरोवर नाम की झील का उन्होंने बनवाया था, इसीलिए ब्राह्मण क्या कहते थे? उन्हें मलेच्छ कहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का मानना था कि झील जैसी चीज़ों का निर्माण जो है वो शासक नहीं करवाते हैं। सातवाहन शासकों ने कहा कि वो क्षत्रियों के दर्प हनन करने वाले हैं, मतलब क्षत्रियों का जो गर्व है उसको जो है एक तरीके से छीनने वाले हैं। चार वर्णों के बीच में विवाह संबंध पर भी रोक लगा दी इन्होंने, परंतु स्वयं ही रुद्र दामन परिवार से विवाह संबंध स्थापित किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि राजा जो होते थे वो ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे, लेकिन हमेशा क्षत्रिय होते थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पे दूसरे वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो जाए, मलेच्छ हो जाए, या फिर जो है दूसरे वर्ण हो जाए, उन्होंने भी इसका एक तरीके से उपभोग किया, इस्तेमाल किया है ना। जैसे अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें भी जो है वास्तव में तो कर्ण जो है वो तो क्षत्रिय था, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं जानता था, है ना। लेकिन फिर भी उसने जो है एक शासक की तरह जो है वो राज किया। समाज की नज़रों में तो वो क्षत्रिय नहीं था, लेकिन इसी से पता चलता है कि क्षत्रिय होना ही राजा होने का एक तरीके से प्रमाण नहीं था। ठीक है, दूसरे वर्ण के लोग भी राजा के जो अधिकार थे उसका उपभोग कर सकता था, उस सत्ता का उपभोग किया था। इसके साथ चलते हैं आरंभिक समाज में परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि परिवार जो स्टार्टिंग के समय में थी वो किसे कहा जाता था, है ना। परिवार का अर्थ ऐसे समाज से होता था जो एक ही समूह से मिलजुल कर बनता था, और ये ज़्यादातर अपने जो काम होते थे जैसे भोजन पकाना या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना, उसका उपभोग करना, ये मिल बांट कर करते थे। ठीक है, एक साथ रहते थे, काम करते थे और अनुष्ठान वगैरह करते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था, जैसे कि ग्रुप का हिस्सा होता था। हर संबंधी जो है जिन्हें हम संबंधी, जाति समूह इत्यादि कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते भी दो प्रकार के होते थे, एक नैसर्गिक होते हैं, दूसरे रक्त संबंध के होते हैं। नैसर्गिक रिश्ते चचेरे और ममेरे भाई बहन होते हैं जो, और वहीं अगर मैं रक्त संबंधों की बात करूँ तो जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं वो जो है इसमें आते हैं। कुछ समाज ऐसे होते हैं जहाँ नैसर्गिक रिश्तों को जो है खून के रिश्ते की तरह ही माना जाता है, लेकिन दूसरे समाजों में इन्हें परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप देखोगे आगे। जैसे आगे मैं बात करती हूँ, हिंदू समाज में जो है नैसर्गिक रिश्ते और रक्त संबंधों में समानता होती है, समान माने जाते हैं। इनमें वैवाहिक संबंध नहीं होता, जैसे चचेरे या ममेरे भाइयों के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं होता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये परिवार का हिस्सा है। ये खान पान जैसे क्रियाकलाप वगैरह एक साथ करते हैं। महाभारत भी इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप ये चीज़ें देखोगे। लेकिन अगर मैं वहीं मुसलमानों की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रक्त संबंध को ही मान्यता देते हैं। वहाँ पे जो नैसर्गिक रिश्ते हैं वहाँ पे वैवाहिक संबंधों को स्थापित करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। चचेरे और ममेरे भाई बहनों के साथ भी विवाह इसीलिए वहाँ देखे जाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूँ तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। चचेरे मौसेरे भाई बहनों में भी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि मामा और भांजी के मध्य भी विवाह होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो नैसर्गिक संबंध है, जो चचेरे ममेरे भाई बहन होते हैं वो परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है,
इसके साथ इन उदाहरणों से ही हमें पता चल जाता है कि समाज में परिवार की जो अवधारणा है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। हिंदू समाज में भी हम देखते हैं कि नैसर्गिक रिश्तों को भी परिवार का जो है एक तरीके से सदस्य माना जाता है, परिवार की तरह अहमियत दी जाती है। लेकिन वही मुस्लिम और दक्षिण भारत की जो है एक तरीके से वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ किसको महत्व दिया जाता है, रक्त संबंध को महत्व दिया जाता है, नैसर्गिक रिश्तों को महत्व नहीं दिया जाता उतना। इसके साथ साथ अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्राह्मण के जो नियम बनाए हुए थे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है कितने प्रकार के विवाह जो है होते थे उस समय। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पुत्रियों का जो है एक तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि पुत्रियों का पैतृक जो संसाधन होते, पिता के जो संसाधन होते थे, जो संपत्ति होती थी, उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। और ज़्यादातर वहाँ पे हम 4 प्रकार के विवाह को ज़्यादा मान्यता दी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी एक दो प्रकार के विवाह हम वहाँ देखते हैं। जैसे बहिर्विवाह का अर्थ क्या होता था कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। ये हिंदू समाज में होता है कि अगर विवाह होता है तो गोत्र भी देखा जाता है, और ज़्यादातर कन्याओं का जो विवाह होता था वो एक ऐसे पुरुष के साथ किया जाता था जो उससे जो गोत्र है उससे ऊंचे गोत्र का हो, ठीक है। और इसीलिए कन्यादान अर्थात विवाह को कन्या में भेंट देने का जो है एक तरीके से, विवाह में कन्यादान का मतलब ये नहीं होता था कि कन्या को दान में दे दिया। उस समय ऐसा माना जाता था कि विवाह में जो पिता ने जितनी भी चीज़ें दी हैं उस सब पे जो है वो विवाह के बाद जो है कन्या का अधिकार होगा, ठीक है। और ये बहुत धार्मिक जो है एक तरीके से कर्तव्य माना जाता था पिता का। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि ब्राह्मणीय नियमों में जो है ब्राह्मण जो ग्रंथ वगैरह है इसका जो है धर्मशास्त्र हो गए, धर्मसतु हो गए, ऋग्वेद हो गया, मनुस्मृति हो गए, वहाँ पे जो है ऐसे हमें पता चलता है कि इनके जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे एक तरीके से ये हमेशा स्वीकार किए जाते हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहिर्विवाह के अलावा भी हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो दूसरे विवाहों को जो है एक तरीके से स्वीकार किया गया था समाज में, पता चलता है। जैसे बहुपत्नी प्रथा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद थी, एक तरीके से फेमस थी कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा में क्या होता है कि एक पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियाँ हो सकती हैं। जैसे अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो महाभारत में हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे पांडु की जो है 2 पत्नियाँ थी, माधुरी और कुंती, और उसी तरीके से अर्जुन की 2 पत्नियाँ थी, द्रौपदी और सुभद्रा। तो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बहुपत्नी प्रथा उस समय चल रही थी, बहुपत्नी विवाह जिसे कहा जा सकता है। इसके साथ साथ मुस्लिम धर्म में जो है आज तक जो है 4 विवाह करने की इजाज़त दी गई हुई है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि बहुपति प्रथा भी ऐसी चल रही है जहाँ पे एक स्त्री जो है एक से अधिक पतियों का जो है चुनाव कर सकते हैं, उनसे शादी कर सकते हैं एक से अधिक पुरुषों से। महाभारत में द्रौपदी इसका एग्जाम्पल रही है जिनके 5 पति थे, ठीक है। इसके साथ अंतर्विवाह भी देखने को मिलता है। अंतर्विवाह में बेसिकली वैवाहिक संबंध जो है एक समूह के मध्य ही, मतलब कि स्त्री को जो है अपने गोत्र से बाहर नहीं, मतलब बहिर्विवाह में तो बाहर शादी करनी पड़ती थी, लेकिन अंतर्विवाह में जो है वो अपने ही गोत्र या जाति के जो है व्यक्ति के साथ जो है एक जगह पे बस सकती है, वहाँ पे उससे शादी कर सकती है, ठीक है। अगर इसके उदाहरण देखते हैं तो सातवाहन शासकों ने अपने ही गोत्र की महिलाओं से भी शादी की थी, ये एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी देखा जाता है कि मामा भांजे जैसे रिश्तों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है जिसमें गोत्र परिवर्तित नहीं होता है। मुस्लिम समाज में भी यही देखा जाता है, चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बहनों के साथ विवाह किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पे राक्षस विवाह भी जो है देखने को मिलता है। इसका हम एग्जाम्पल जो है महाभारत के समय में देखते हैं जहाँ पे जो है जो एक तरीके से महाराज पांडु का पुत्र था भीम, जिसे पांडवों में एक माना जाता था, उसने एक राक्षसी हिडिंबा से शादी की थी जिससे उसे एक पुत्र घटोत्कच भी प्राप्त हुआ था। तो एक राक्षस विवाह भी जो है उस समय मायने रखता था। इसके साथ साथ गंधर्व विवाह जैसी चीज़ें जहाँ पे प्रेम विवाह होते थे ये भी देखे जाते हैं। इसके साथ देखते हैं कि आरंभिक समाज में क्या स्त्रियों का गोत्र किस प्रकार परिवर्तित हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो ब्राह्मणीय ग्रंथों में मान्यता है कि स्त्रियों के गोत्र 2 तरीके से चेंज होते हैं। पहली चीज़ देखते हैं कि विवाह से पहले पुत्री किस गोत्र की होगी, अपने पिता के गोत्र की होगी, ठीक है। परंतु विवाह के बाद जो है अपने पिता की जगह किसके गोत्र की हो जाएगी, जिससे वो विवाह करेगी अपने पति के गोत्र की मानी जाएगी। और इसकी वजह से ये ज़रूरी था कि विवाह जो है एक ऐसे पुरुष के साथ किया जाए जो उससे ऊंचे गोत्र का हो, उसके गोत्र का ना हो, ठीक है, उससे दूसरे गोत्र का हो। और इसी को बहिर्विवाह पद्धति भी कहा जाता था। अगर हम महाभारत का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ हम पाएंगे कि द्रौपदी ने बहुपति
विवाह तो किया था, लेकिन उसने 5 पांडव जो उसके गोत्र से संबंधित नहीं थे, इसीलिए जो है इसने बहुपति विवाह के साथ साथ बहिर्विवाह पद्धति को भी अपनाया था, क्योंकि उसका जो है गोत्र परिवर्तित हो गया था उनसे विवाह करने के बाद। इसके साथ आते हैं कि सातवाहन शासकों का उदाहरण देखते हैं, तो हिंदू समाज से संबंधित तो थे, लेकिन उन्होंने बहिर्विवाह पद्धति को जो है अपनाना चाहिए था उन्हें हिंदू समाज का होने के नाते, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने जो है अपने ही गोत्र की स्त्रियों के साथ विवाह किया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे हमें एक खास चीज़ देखने को मिलेगी कि वो जो है उनके पत्नियों का गोत्र परिवर्तित नहीं होता था, वो अपने पति के गोत्र से नहीं बल्कि अपने पिता के गोत्र से ही जानी जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज में भी एक ही गोत्र में विवाह कराया जाता है। इसी के कारण समाज में स्त्रियों का भी गोत्र परिवर्तित नहीं होता, वो अगेन अपने पिता के गोत्र से ही जानी जाएगी, अपने पति के गोत्र से नहीं। इसी प्रकार के उदाहरण हम दक्षिण भारत में भी देखते हैं, जहाँ पे मामा भांजी चाचा भतीजा इत्यादि में विवाह संबंध जैसे जो है भतीजी जैसे संबंध स्थापित हो जाते हैं और स्त्री अपने पति के गोत्र से नहीं जुड़ पाती है, वो उसी के अपने पिता के गोत्र के से ही जानी जाती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री के गोत्र में परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए था, बहिर्विवाह पद्धति अपनानी ही चाहिए थी, क्योंकि जब तक बहिर्विवाह पद्धति के जरिए उसका विवाह नहीं होगा वो अपने पिता के गोत्र से जानी जाएगी। अगर वो उसका गोत्र परिवर्तित करना है तो उसे बहिर्विवाह पद्धति अपनाकर किसी दूसरे गोत्र के पुरुष के साथ विवाह करना होगा और उसके गोत्र से जानी जाएगी फिर वो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि महाभारत प्लीज़ देखें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल्स वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।